हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश आपका शशांक आईएएस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी का पार्लियामेंट यानी संसद टॉपिक लेकर आया हूं। संसद का अर्थ होता है जो देश के लिए कानून बनाती है, यानी संघ की विधायिका, लेजिस्लेटिव ऑफ यूनियन को ही पार्लियामेंट कहा जाता है। जैसा कि मैंने पिछली क्लासों में बताया कि संघ की विधायिका क्या होती है, उसके बाद कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसके बाद बताया कि संसद का काम होता है देश के लिए कानून बनाना। तो संसद का काम होता है देश के लिए कानून बनाना, और संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। उसके बाद हमने बताया था कि संसद में सबसे जो अभिन्न है वो है लोकसभा। लोकसभा संसद का एक सदन है और एक अभिन्न भाग है। लोकसभा डिस्कस किया था हमने, और लोकसभा से हम अब मंत्री परिषद पर आगे बढ़ चुके थे। चलिए आइए आज क्या पढ़ना है देखते हैं। आज का टॉपिक, सबसे पहले किसी भी बच्चे को अगर मेरा पूरा बैच चाहिए तो आज ही प्ले स्टोर से शशांक आईएएस एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद 799 में इंडियन पॉलिटी का बैच चल रहा है, और बहुत ही ज़बरदस्त बैच है। वो किसी भी एग्जाम के लिए, यूपीएससी, स्टेट पीएससी या जो भी हो। आइए देखते हैं। तो मंत्री परिषद हमने कल पढ़े थे कि मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। कल वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया गया था और बताया गया था कि मंत्री परिषद में यानी केंद्र शासित प्रदेशों में मंत्री परिषद की सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों के 10% से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये 91वें संविधान संशोधन 2003 में किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उसके बाद बताया था कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक तौर पर जवाबदेह होते हैं और राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत तौर पर जवाबदेह होते हैं। उसके बाद बताया था अगर कोई भी मंत्री, इसके बाद बताया था कि मंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में से भी एक हाउस का मेंबर होना जरूरी है। यानी अगर आप मंत्री बनना चाहते हो तो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं हो आप किसी भी हाउस के मेंबर, तो 6 महीने के अंदर आपको किसी एक हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ठीक है, जैसा कि कल हमने उदाहरण के तौर पर कई सारी चीजें बताई थी। उसके बाद हमने मंत्री परिषद का क्रम वाइज रैंक बताई थी कि मंत्री परिषद की रैंक क्या क्या है, और उसके बाद बताया था लोकसभा का नेता क्या होता है, लोकसभा का नेता विपक्ष क्या होता है, कंडीशंस क्या क्या होती हैं, कैबिनेट सचिव क्या होता है। और आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लोकसभा के सत्र। आपने सुना होगा बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। तो लोकसभा के सत्र क्या होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सत्र की। सत्र को बोलते हैं इंग्लिश में सेशन, यानी सेशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा के सत्र, जैसा कि 2014 में लोकसभा बनी, यानी 2014 में लोकसभा इलेक्शन हुआ, बहुमत आया बीजेपी के पास, सरकार बनी बीजेपी की, यानी केंद्र में सरकार बनी बीजेपी की, और प्रधानमंत्री बने नरेंद्र सिंह मोदी, यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो केंद्र सरकार बनी बीजेपी की। अब बाकी सांसद भी हैं और पार्टियों के भी हैं। अब इनका सत्र कैसे चलते हैं, यानी पहला सत्र चलेगा, पहले सत्र को राष्ट्रपति बुलाता है, याद रखना। ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रपति बुलाता है। उसके बाद सत्र जब चलता है तो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए चलता है। जैसे बजट सत्र चलता है कि इतने महीने से इस महीने तक बजट सत्र चलेगा। ध्यान से सुनना, अभी मैं बताऊंगा इसको। इस महीने से इस महीने तक बजट सत्र चलेगा। उसके बाद छुट्टी पड़ जाएंगी, सारे सांसद अपने घर चले जाएंगे, दिल्ली रहने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोबारा बुलाया जाएगा दूसरा सत्र, मानसून सत्र। फिर वो मानसून सत्र चलेगा इस महीने से इस महीने तक, फिर छुट्टियां पड़ जाएंगी, फिर शीतकालीन सत्र चलेगा। एक साल में 3 सत्र होते हैं। बेसिक सी चीज है, अभी हम इसमें और बताएंगे। बजट मॉनसून सत्र, बजट सत्र इस तारीख से इस तारीख तक, यानी इस महीने की इस तारीख से इस महीने की इस तारीख तक। अब बजट सत्र चलाया गया, और बजट सत्र में डेली मीटिंग होगी जिसमें सैटरडे संडे छुट्टी होती है। उसके बाद छुट्टी पड़ जाती है, दूसरा सत्र आता है, सारे सांसद दिल्ली फिर इकट्ठा होते हैं, फिर दूसरा सत्र, फिर तीसरा सत्र। उन्हीं के बारे में देखते हैं। सबसे पहले संसद के सत्रों को राष्ट्रपति आहूत करता है। ध्यान से सुनना, भारत का राष्ट्रपति संसद के सत्रों को आहूत करता है अर्थात सभा में उपस्थित होने का आदेश देता है। तो अगर प्रश्न आएगा कि तीनों सत्रों को कौन बुलाता है, तो भारत का राष्ट्रपति। बजट सत्र को वही बुलाएगा, मानसून सत्र को वही बुलाएगा,
और उसके बाद शीतकालीन सत्र को भी वही बुलाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति ही संसद के दोनों सत्रों का सत्रावसान करता है, यानी राष्ट्रपति ही संसद के सत्र को समाप्त करता है। जैसे बजट सत्र बुलाया उसने, सारे सांसद दिल्ली आ गए, अब सत्र चला, कार्यवाही चली लोकसभा की। उसके बाद जब पूरा बजट सत्र हो जाएगा तो राष्ट्रपति उसको सत्रावसान करेगा, समाप्त करेगा। फिर मानसून सत्र बुलाएगा, मानसून सत्र को समाप्त करेगा। फिर शीतकालीन सत्र बुलाएगा, शीतकालीन सत्र को समाप्त करेगा। तो ये चीज बेसिक समझ में आई कि संसद में दोनों हाउस में सत्र चलते हैं। तो ये सत्र क्या होता है, एक बार चुनकर आ गए सारे सांसद दिल्ली, तो ऐसा नहीं है दिल्ली में ही रहेंगे 5 साल, नहीं, सत्र चलते हैं। इस सत्र से इस तारीख से इस महीने से इस तारीख के इस महीने तक पहला सत्र। फिर छुट्टियां पड़ जाती है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। घर क्या जाते हैं, अपनी संसदीय क्षेत्रों में जाने का काम होता है, जहां से चुनकर आए, फिर घर चले जाते हैं। दूसरा मानसून, तीसरा शीतकालीन सत्र। राष्ट्रपति सत्रों को आहूत करता है, बुलाता है, आदेश देता है आने का, और सत्रावसान करता है, समाप्त करता है। अब सत्र की बात करें तो पहला सत्र होता है बजट सत्र। ध्यान से सुनना, पहला सत्र होता है बजट सत्र, जो कि फरवरी से मई तक चलता है। फरवरी में सारे सांसद आएंगे, मई में समाप्त हो जाएगा, फिर छुट्टी पड़ जाएंगी। उसके बाद दूसरा सत्र होता है मानसून सत्र, जुलाई से सितंबर, और तीसरा सत्र होता है शीतकालीन सत्र, नवंबर से दिसंबर। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए लोकसभा कब सत्र में नहीं है, तो याद रखना जून में सत्र में नहीं होती है, उसके बाद अक्टूबर में सत्र में नहीं होती है, और उसके बाद जनवरी में सत्र में नहीं होती है। इस वक्त छुट्टी चलती है, एक साल में 3 महीने की तो ऐसी छुट्टी पड़ गई, फिर त्योहार व्योहार बहुत छुट्टी होती है, वॉकआउट हो जाता है। तो 3 सत्र होते हैं एक साल में, बजट, मानसून सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। फरवरी से मई, याद रखना, जुलाई से सितंबर, नवंबर से दिसंबर। सबसे पहले बात करते हैं बजट सत्र में क्या होता है। बजट सत्र में बजट पेश होता है, ध्यान से सुनना, बजट सत्र में बजट पेश होता है, देश का बजट पेश होता है। अब ये बजट क्या होता है, तो इसके मैं सारे बिल बताऊंगा, बजट कैसे आता है, उसके बाद किसकी सिफारिश पर आता है, किस हाउस में पहले जाता है, अगर वो दूसरे हाउस से पास नहीं हुआ तो क्या होगा। तो बजट हम आगे पढ़ाएंगे, पर मैं पूछूं बजट होता क्या है। आपके घर का भी तो बजट होता है ना। जैसे आपके पापा कमा के लाए, आपके पिताजी कमा के लाए 1 लाख रुपए, बताया भाई हमारा बजट इस महीने का 1 लाख रुपए है, कितनी आय हुई है। उसके बाद पापा और सारे लोग बैठ जाएंगे, फिर योजना बनाएंगे, इस आय को कहाँ कहाँ खर्च करना है। स्वास्थ्य पर 10,000 रुपये निकाल दिए कि बीमार हो जाए, हेल्थ इंश्योरेंस हो जाए, स्वास्थ्य के लिए 10,000 निकाल दिए। किचन के लिए 5,000 रुपये निकाल दिए। बच्चों की शिक्षा के लिए 10,000 रुपये निकाल दिए, ट्यूशन फीस, ये सब। उसके बाद ऐसे ही ऐसे करके कुछ इमरजेंसी फंड रख लेते हैं, ऐसे ही ऐसे करके व्यवस्था करते हैं। उसके बाद क्या होता है, परिवार वालों से पापा पूछते हैं भाई सहमत हो। एक ने बोल दिया नहीं इसमें और चेंज होना चाहिए, तो उसमें बहस होती है। फिर उसके बाद पूछते सहमत हो, सब सहमत हो जाते हैं, तो वो विधेयक पास हो जाता है, यानी बजट विधेयक पास हो जाता है। तो इसी को कहा जाता है सत्र। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इसी को कहा जाता है बजट। हमारे ये तो घर का बजट है, देश का बजट कितना होगा, करोड़ों खरबों रुपया। तो वहां पर वित्त मंत्री, क्योंकि वित्त मंत्री देश का वित्त मंत्रालय संभाल रहे हैं, तो हिसाब किताब का चार्ज उन्हीं के पास है। हालांकि प्रधानमंत्री भी बजट पेश कर सकता है, और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कोई मंत्री बजट पेश कर सकता है, लेकिन वित्त मंत्री, क्योंकि सारी नॉलेज उनको होती है क्या चल रहा है देश में, तो वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं। उसके बाद जब बजट पेश होता है तो वित्त मंत्री बताते हैं कि हमारे पास कितनी आय हुई है, इनकम टैक्स से कितना आया है, इस टैक्स से कितना आया, उस टैक्स से कितना आया, अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, सारे करों से हमारे पास मान लीजिए 25 लाख करोड़ रुपए आया, इतना पैसा आया है, इनकम हुई है। अब उसको कहां कहां लगाएंगे, फिर वो बताते हैं रेलवे में हम इतनी भर्तियां निकालेंगे, इतनी नई ट्रेन चलाएंगे, पटरियां बिछाएंगे, तो रेलवे में हम इतना करोड़ रुपया, शिक्षा में हम इतने स्कूल खोलेंगे, इतने शिक्षकों की भर्ती, शिक्षा में इतना, स्वास्थ्य में इतना, नए एम्स बनाएंगे, स्वास्थ्य में इतना, रक्षा में इतना,
कुछ इमरजेंसी फंड रख लेते हैं, उसके बाद बहस होती है कि तुमने इसमें ज़्यादा लगा दिया, इसमें कम लगा दिया, फिर कोशिश की जाती है और सही करने की, और उसके बाद वो पास होता है, सारे लोग सहमत हो जाते हैं, फिर वो दूसरे सदन में जाता है। यही तो बजट है। बजट का अर्थ ये है, बजट का मतलब ये है इनकम ऑफ लास्ट ईयर, इनकम ऑफ लास्ट ईयर एंड एक्सपेंडिचर ऑफ नेक्स्ट ईयर, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इनकम ऑफ लास्ट ईयर एंड एक्सपेंडिचर ऑफ नेक्स्ट ईयर, यानी एक वित्त वर्ष की आय और व्यय का लेखा जोखा, एक वित्त वर्ष की आय और व्यय का लेखा जोखा, ये होता है बजट। क्योंकि देश का बजट है तो फरवरी से मई तक चलता है, क्योंकि बड़ा है हमारा देश, इतनी जनसंख्या, इतना पैसा, तो ये होता है बजट सत्र। अब बजट सत्र का कोई भी मंत्री पेश कर सकता है, हालांकि वित्त मंत्री करता है, और सबसे पहले उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति जब अनुमति दे देगा तो सबसे पहले बजट लोकसभा में जाता है, लोकसभा में चर्चा होती है, पेश करता है, फिर जाता है राज्यसभा में, राज्यसभा में चर्चा होती है, पेश करता है। राज्यसभा उस बजट को फेल नहीं कर सकती, उसे पास करना ही पड़ेगा, अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, 14 दिन बाद वो ऑटोमेटिक पास हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति पहले ही साइन कर चुका होता तो बाध्य होता है। तो ये होता है बजट। असल बात यह है कि भारत के संविधान में कहीं भी बजट नाम की चीज नहीं है, कहीं भी बजट नाम की कोई चीज ही नहीं है। याद रखना, भारत के संविधान में अनुच्छेद 112 में लिखा हुआ है एक वित्त वर्ष का आय और व्यय का लेखा जोखा। अब ये बजट कहां से? तो ये फ्रांस का शब्द है, फ्रांस में बुजेट बोला जाता है, बुजेट, चमड़े के थैले को, लेदर के बैग को, वही शब्द हमारे यहां आ गया बुजेट। आपने देखा होगा जब वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं तो एक लेदर का बैग ले जाते हैं, उस पर लिखा होता है बजट 2020-21, बजट 2021-22। मीडिया वाले उसी को फोकस करते हैं, कैमरामैन, आज बजट पेश होने जा रहा है। होता है या नहीं होता? ये होता है बजट। तो बजट सत्र में बजट पेश होता है फरवरी से मई, याद रखना, फिर जून में सत्र खत्म हो जाता है। दूसरा होता है मानसून सत्र। मानसून सत्र में देश हित, जनहित या फिर अलग अलग विधेयक पास कराए जाते हैं, अलग अलग कानून बनाए जाते हैं। तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र में अगले साल का बजट प्रिपेयर किया जाता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं, बताएंगे आगे। शीतकालीन सत्र में नवंबर से दिसंबर अगले वर्ष का बजट पेश किया जाता है। तो 3 सत्र होते हैं एक साल में, बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र। क्लियर हुआ? तो ये हो गया 3 सत्र। अब बात आती है कि एक साल में कितने सत्र होते हैं। तो एक साल में याद रखना 3 सत्र होते हैं, भूल मत जाना। अगर प्रश्न आ जाए कि एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र लग सकते हैं, अगर पूछा जाएगा नॉर्मली कि एक साल में कितने सेशन लगते हैं, कितने सत्र लगते हैं, तो आप सीधा बताओगे एक साल में 3 सेशन लगते हैं। लेकिन ये पूछ ले कोई आपसे कि एक साल में न्यूनतम, मिनिमम कितने सत्र लग सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा 2, क्योंकि 2 सेशन के बीच 6 माह से अधिक गैप नहीं हो सकता। मान लीजिए आज बजट सेशन है, अचानक कोविड आ गया, कोरोना आ गया और सेशन लग ही नहीं पाया, 6 महीने के अंदर दूसरा सेशन बुलाना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। तो 6 महीने का गैप हो गया ना, फिर दूसरा सत्र आया, कुछ दिन आया, फिर कोविड ज्यादा हो गया, फिर उसके बाद क्या छुट्टी पड़ गई कोविड की वजह से, फिर 6 महीने के बाद बुलाना पड़ेगा। तो 6 महीने, एक साल की छुट्टी हो गई, तो एक साल में कितने हो सकते हैं? 2 ही सेशन तो हो सकते हैं। यानी 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह का हो सकता है। एक सेशन खत्म हुआ, 6 महीने का गैप हो सकता है किसी भी कंडीशन में, फिर दूसरा सत्र बुलाना पड़ेगा, फिर 6 महीने का गैप हो गया तो 2 ही तो लग पाए, तीसरा लग ही नहीं पाएगा, साल खत्म हो जाएगी। तो एक साल में 3 सत्र होते हैं और एक साल में न्यूनतम 2 सत्र हो सकते हैं। आइए देखते हैं। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के पास लोकसभा को स्थगन करने की शक्ति होती है, एवं राज्यसभा में राज्यसभा सभापति के पास राज्यसभा को स्थगन करने की शक्ति होती है। बेसिक चीज है भाई। लोकसभा स्पीकर के पास, मान लीजिए कोई सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है और विपक्ष ज्यादा हंगामा कर रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो लोकसभा अध्यक्ष को स्थगन कर देगा कि 2 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। सत्र को खत्म नहीं करेगा, वो सत्रावसान है,
ये स्थगित है, स्थगित कर देगा 2 घंटे 3 घंटे के लिए। और राज्यसभा में ये काम कौन करता है? सभापति। अब देखिए, अब ये तो हो गया सत्र। अब जब सत्र चलता है तो प्रोसीडिंग क्या चलती है, कार्यवाही क्या चलती है लोकसभा की? नहीं आया समझ में? भाई फरवरी से लेकर मई तक सारे सांसद दिल्ली हैं और बजट सत्र पेश हो रहा है, तो कार्यवाही कैसे चलेगी डेली, वो बता रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा की कार्यवाही। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लोकसभा की कार्यवाही में पहला घंटा होता है जिसको बोलते हैं प्रश्नकाल। और पिछली साल एक यूपी का एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं यूपी टेट, शायद उसमें मेरी वाइफ एग्जाम देने गई थी और उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा की कार्यवाही का पहला घंटा, पहला आर कौन सा होता है? तो पहला होता है प्रश्नकाल, क्वेश्चन आर, और वो लगाया 0। 0 का मतलब उसने 0 लगा दिया। शून्यकाल होता है कि शायद शून्य से शुरू होता होगा, और वो मुझसे बहस कर रही, हमें पढ़ाते पढ़ाते बहुत समय हो गया। पहला होता है प्रश्नकाल। तो जल्दी जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे कि, और बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है हमारे बैच में एडमिशन ले रखा है लेकिन वो पढ़ते बढ़ते नहीं है। तो पैसा खर्च करना आसान है माता पिता का, और सब पढ़ लें तो सारे आईएएस ना बन जाएं। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि पैसा खर्च करके आप पढ़ नहीं रहे हो, जबकि डेली क्लास मिल रही है। मैं भी इतना बिजी हूँ, सच बता रहा हूँ। आप मेरी जगह होते तो आप कभी क्लास नहीं ले पाते, लेकिन फिर भी मैं आता हूँ बिना सोए, रात को पढ़ना पड़ता है वहाँ के लिए। दूसरी मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, उसके बाद भी मैं पढ़ा रहा हूँ। और आप हो कि फ्री हो, कोई काम नहीं है लेकिन पढ़ते नहीं हो, और फ्री में चल रहा है। सोचिए यार, सबसे बड़ी बात तो ये। चलिए कोई बात नहीं, भगवान भला करेगा, मेहनत कर लो, अन्यथा आपकी दिक्कत आने वाली है। तो सबसे पहला होता है प्रश्नकाल। ये बेटा 11 AM से 12 PM तक होता है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी लोकसभा की कार्यवाही कितने बजे से स्टार्ट होती है? सुबह 11 बजे से, और वो लगता है प्रश्नकाल 12 PM तक। और प्रश्नकाल में क्या होता है? प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनना, प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कौन क्वेश्चन पूछता है? सांसद क्वेश्चन पूछते हैं मंत्रियों से। जैसे सांसद को किसी विभाग से क्वेश्चन पूछना है तो उस विभाग का मंत्री आंसर देगा। जैसे किसी भी सांसद को रक्षा से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन पूछना, रफाल डील के बारे में पूछना है, तो रक्षा मंत्री जवाब देगा। ट्रेन में खर्चे के मामले में, एक्सीडेंट के मामले में कोई भी जानकारी लेना होगा किसी भी सांसद को, तो रेल मंत्री जवाब देगा। तो प्रश्नकाल में सारे सांसद मंत्रियों से प्रश्न करते हैं, और मंत्रियों को जवाब देना होता है, मना नहीं कर सकते। यही तो हमारी संसद की खूबसूरती है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। क्योंकि एक सांसद प्रश्न नहीं कर रहा है, जिन 25-30 लाख लोगों ने चुनकर भेजा है वो प्रश्न कर रहा है मंत्री से। वो 25-30 लाख लोग अपने सांसद के थ्रू हिसाब मांग रहे हैं देश के पैसे का, अपने पैसे का, उसको जवाब देना होगा। और प्रश्न कई तरीके के होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो प्रश्नकाल होता है सबसे पहला 11 AM से 12 PM, जिसमें सांसद संबंधित विभाग के मंत्री से प्रश्न करते हैं, अब क्वेश्चन आवर खत्म हो गया 12 बजे। तो दूसरा होता है शून्यकाल, 0 आवर। पहला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न पूछे जाएंगे, देश का हिसाब किताब लिया जाएगा, उसके बाद कोई काम होगा मंत्रियों से। दूसरा होता है शून्यकाल चलता है 12 PM से 1 PM। याद रखना, शून्यकाल चलता है 12 PM से दोपहर में 12 बजे से 1 बजे तक। पहले शून्यकाल नहीं था संविधान में, और ना ही संसद की कार्यवाही में था। शून्यकाल को 1962 के द्वारा जोड़ा गया है, यानी शून्यकाल 1962 में जोड़ा है, 1962 में। और ये किसी, अगर प्रश्न आए शून्यकाल कहाँ की देन है, तो याद रखना शून्यकाल खुद भारत की देन है, किसी और देश से शून्यकाल नहीं लिया है। कहाँ की देन है? इंडिया की। कब जोड़ा? ये 1962 में। शून्यकाल में क्या होता है? शून्यकाल में लोक हित के प्रश्न उठाए जाते हैं, लोक हित पर चर्चा चलती है, देश हित पर। यानी देश के हित में कोई प्रश्न करना होगा, देश हित में कुछ बोलना होगा, तो सांसद लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति लेकर बोलेंगे। लोक हित में मान लीजिए आतंकवाद या कोई भी, जैसे मान लीजिए अभी कैब ड्राइवर का हंगामा हुआ, कैब ड्राइवर को एक महिला ने, लखनऊ की महिला ने चांटे मार दिए, उस पर संसद में हंगामा हुआ,
ओलंपिक चल रहे हैं उसमें संसद में बोल सकते हैं। तो कोई लोक महत्व, देश महत्व, देश हित में कोई भी चर्चा करनी होगी तब चर्चा के लिए शून्यकाल बुलाया जाता है। लेकिन सबसे पहले याद रखना, शून्यकाल अनडिसाइडेड है, यानी शून्यकाल अनिश्चित है। शून्यकाल अनिश्चित है। अनिश्चित का अर्थ यह है कि शून्यकाल लगे या ना लगे, यह लोकसभा अध्यक्ष की मर्जी पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 11 से 12 1 घंटे प्रश्नकाल होता है और सारे सांसदों को प्रश्न करते हैं, तो सांसद पहले ही लोकसभा अध्यक्ष को बता देते हैं मुझे प्रश्न करना है, मुझे प्रश्न करना है, और प्रश्न दे देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष टाइमिंग सेट करता है कि यार कैसे कैसे टाइमिंग दें। अब कितने सांसद हैं हमारे देश में और बहुत सारे सांसदों को प्रश्न करना है, और 1 घंटे में तो हो नहीं पाएगा, 60 मिनट में, तो 60 मिनट में प्रश्न कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है कि शून्यकाल को खत्म कर देता है और 11 से 1 बजे तक, यानी कि 11 से 1 बजे तक फिर क्या चलता है? प्रश्नकाल ही चलता रहता है। ध्यान से सुनना, शून्यकाल को वो हटा देगा, शून्यकाल नहीं चलेगा, प्रश्नकाल ही चलाता रहेगा। प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछो, किसी को 3 मिनट, किसी को 4 मिनट, किसी को 5 मिनट। आपने देखा होगा कई बार तो सांसद चुप ही नहीं होते, वो पूछते रहते हैं, बहस करते रहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष बोलता है हाँ भाई बैठ जाओ बैठ जाओ। याद रखना, अगर वो नहीं बैठते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? उस सांसद के स्पीकर को बंद कर देता है, ऑफ कर देता है। उसके पास बटन होती है, वो बोला चिल्लाता रहे तू, और जो कान में लगा के रखते हैं जो बोलेगा उसी की आवाज सुनाई देगी, तो वो ऑफ कर देगा। इसीलिए उसको स्पीकर कहते हैं। स्पीकर्स के सारे कंट्रोल उसके हाथ में होते हैं, क्योंकि प्रश्न ज्यादा हो जाते हैं, क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं। तो 11 बजे से 1 बजे तक ही प्रश्नकाल चलते रहता है। 120 मिनट मिलती है, सबको मौका दिया जाता है। शून्यकाल को हटा दिया। शून्यकाल अनिश्चित है। अगर कभी प्रश्न आ जाए कि शून्यकाल की टाइमिंग क्या है, समय क्या है, कोई समय नहीं है। अनिश्चित अगर ऑप्शन में है तो अनिश्चित लगाना, अगर नहीं है तो 12 से 1 बजे। अनिश्चित है तो अनिश्चित। शून्यकाल अनिश्चित है यार, अनडिसाइडेड है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लोक हित, देश हित के मुद्दे चर्चाएं होती हैं, लेकिन असली होता है प्रश्नकाल, जिसमें देश का हिसाब मांगते हैं सांसद मंत्रियों से, यानी देश की जनता के प्रतिनिधि प्रश्न करते हैं 11 से 12। लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है 11 से 1, शून्यकाल को हटाकर। शून्यकाल इंडिया की ही देन है, जीरो किसकी देन है? आर्यभट्ट, तो इंडिया की देन है, 1962 में आया था। उसके बाद लंच हो जाता है, सस्ता खाना खाते हैं मस्त एकदम। लंच हो जाता है 1 बजे से 2 बजे, 1 घंटे आराम से लंच करते हैं। उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे से 5 बजे तक चलती है। वही होता है, किसी विधेयक को पास कराना, चर्चा करनी, ये सब होता है। तो 11 बजे से 5 बजे तक लोकसभा चलती है, 5 बजे अपनी छुट्टी, 6 घंटे आराम से। क्या बात है या नहीं है? चलिए, तो ये हो गया प्रश्नकाल, शून्यकाल, लंच और 5 बजे। प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं, सांसद मंत्री से प्रश्न करते हैं, विभाग के मंत्री से, जिसका संबंध उस विभाग से है। शून्यकाल होता है लोकहित में 12 से 1 बजे। ये 1962 में शुरू किया गया था, भारत की देन है। ये अनिश्चित है, लगे ना लगे लोकसभा अध्यक्ष की मर्जी है। फिर लंच होता है और 5 बजे तक चलती है। ये कार्यवाही हल्की सी आपको समझ में आई, बेसिक सी। चलिए अब कुछ हम नोट देखते हैं। याद रखना, 2 लोकसभा में अधिकतम अंतराल 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 लोकसभा में अधिकतम अंतराल 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि 2 लोकसभा में, 2 लोकसभा का मतलब है, अगर हम उदाहरण दें तो 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, पता है? 2014 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था। कब तक है ये? 2019 तक थी। अब 2019 में राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग कर दी। ध्यान से सुनना, 2019 में राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग कर दी, तो 19 से कब? फिर उसके बाद राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन को कहता है कि 6 महीने के अंदर चुनाव कराए जाएं। यानी 2019 में राष्ट्रपति, क्योंकि 5 साल पूरे हो गए थे, तो 2019 में राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग कर दी और इलेक्शन कमीशन से कहा कि 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव कराए जाएं। और चुनाव कराता है इलेक्शन कमीशन कितने महीने के भीतर? 6 माह के भीतर, 6 मंथ। 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो सकता। 6 महीने के अंदर
इलेक्शन करा के पहली बैठक बुलानी पड़ेगी अगली लोकसभा की। अब 2019 से कब तक, 2024 तक अगली लोकसभा, 2024 से 2029 तक। ये जब है, ये अधिकतम गैप बता रहा हूं मैं, अधिकतम बन सकती है। क्लियर है या नहीं है? सभी बच्चों को क्लियर है? लाइक शेयर जल्दी जल्दी करते रहिए। बेसिक सा है यार। लोकसभा भंग होने के बाद 6 महीने के अंदर चुनाव कराना पड़ेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन पहले ही चुनाव कराना तैयार कर देता है, पता है? इलेक्शन कमीशन को पता है कि इस दिन लोकसभा भंग होगी, तो 2 महीने पहले तैयारी स्टार्ट कर देगा। अपने अधिकारियों को भेज देगा, ईवीएम मशीन भेज देगा, सिक्योरिटी भेज देगा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वोटर कार्ड बनने लग जाएंगे 2 महीने पहले। जैसे ही भंग होगी उसके 10-5 दिन में चुनाव करा के, नई लोकसभा का चुनाव करा के और सरकार बना के नई लोकसभा बिठा देता है। तो फिर 6 महीने क्यों दिए, जब इलेक्शन कमीशन को पता है, निर्वाचन आयोग को पता है कि 6 महीने के अंदर अंदर, जब इलेक्शन कमीशन को, निर्वाचन आयोग को पता है कि इतनी तारीख को भंग हो रही है, तो पहले ही सारी व्यवस्था कर ले। 6 महीने क्यों दिए गए? 6 महीने इसीलिए दिए गए कि लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है, आज भी हो सकती है। आज मोदी आज बहुमत खो दे तो राष्ट्रपति आज भी लोकसभा को भंग कर सकता है। अब अचानक भंग हो गई तब तो इलेक्शन कमीशन को टाइम चाहिए ना, तो 6 महीने चाहिए पूरे देश में चुनाव कराने के लिए। 6 महीने मिलते हैं अधिकतम। तो 2 लोकसभा के बीच अधिकतम गैप 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। एक लोकसभा भंग होने के बाद दूसरी लोकसभा बनने तक 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होंगे। 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता। ये तो 2 लोकसभा की बात कर रहे हैं भंग होने वाली। अब दूसरा नोट है 2 लोकसभा क्षेत्रों में, ये क्षेत्र नहीं है, ये सत्र है। अगला है 2 लोकसभा सत्रों में अधिकतम अंतराल 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता। जो मैंने हाल ही में बताया था वो 2 लोकसभा थी, लोकसभा भंग हो गई तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना पड़ेगा। ये 2 लोकसभा सत्र बता रहा है, सत्र। 2 लोकसभा सत्रों में, यानी बजट सत्र खत्म हुआ तो 6 महीने के अंदर मानसून सत्र बुलाना पड़ेगा। मानसून सत्र खत्म हुआ तो 6 महीने के अंदर, यानी 6 महीने का गैप हो सकता है, 6 महीने का गैप हो सकता है, 6 महीने के अंदर दूसरा सत्र बुलाना पड़ेगा। तो 1 साल में 3 सत्र लगते हैं। और न्यूनतम की बात करें, अधिकतम 3 लगते हैं, और अगर मैं न्यूनतम सत्रों की बात करूं तो न्यूनतम लगते हैं 2 सत्र। भाई एक खत्म हो गया, 6 महीने की छुट्टी पड़ गई मान लो, फिर दूसरा लगा, फिर 6 महीने की पड़ गई, तो 2 ही तो हुआ, साल खत्म हो गई। तो 2 सत्र होते हैं न्यूनतम। तो लोकसभा भंग होने के बाद दूसरी लोकसभा का चुनाव 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, बैठक हो जानी चाहिए। दूसरा बोल रहा है 1 सत्र खत्म होने के बाद दूसरा सत्र 6 महीने के अंदर बैठ जाना चाहिए। और तीसरा है 2 लोकसभा के बीच, तीसरा बोल रहा है, तीसरा पॉइंट, 2 लोकसभा सीटों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, क्लियर हुआ? सॉरी, 2 लोकसभा सीटों के बीच अंतराल 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका अर्थ है किसी सांसद ने त्यागपत्र दे दिया तो जहां का सांसद है, जिस क्षेत्र का, जिस संसदीय क्षेत्र का सांसद है, वो सीट खाली हो गई ना, तो 6 महीने के अंदर वहां उपचुनाव कराना पड़ेगा। या फिर किसी सांसद की मृत्यु हो गई तो 6 महीने के अंदर जहां का सांसद है वहां उपचुनाव कराना पड़ेगा। 6 महीने से ज्यादा सीट खाली नहीं रह सकती। तो ना तो लोकसभा खाली रह सकती है, ना सत्र खाली हो सकते हैं, ना सीट खाली हो सकती। 6 महीने याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, सिंपल है, सभी को समझ में आया। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो आप मुझको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है मैसेज कर सकते हो, और जिसको आ गया वो उसका रिप्लाई करेगा। जब किसी को नहीं आएगा तब मैं रिप्लाई करूंगा। क्लियर हुआ यार? ये बेसिक चीज है। लोकसभा भंग, 6 महीने के अंदर चुनाव। लोकसभा सत्र खत्म, 6 महीने के अंदर बुला ली। लोकसभा की सीट पर किसी की मृत्यु हो गई, त्यागपत्र दे दिया, 6 महीने के अंदर भर गई। अब बात करते हैं संसदीय भाषा की। तो हमारी जो संसदीय भाषा है, जो लोकसभा की कार्यवाही है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है। इसके हम अनुच्छेद पढ़ाएंगे तो वहां विवरण बता देंगे, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। आइए राज्यसभा के बारे में बेसिक जानकारी चाहते हैं। तो अभी तक हमने लोकसभा पढ़ा,
क्या होती है, उसकी सीटें कैसे फिक्स की गई हैं, क्या चुनाव होता है, लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष कैसे होता है, क्या क्या कर्तव्य होते हैं, लोकसभा की कार्यवाही, बजट सत्र, ये सब पढ़ा। इनको और दोबारा से पढ़ाऊंगा मैं डिटेल में। एक चीज़ और, इनकी जो कंडीशंस हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में है, यानी भाग 5 में और अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। याद रखना, यह है भैया ब्रिटेन की संसद। हमने जो संसदीय व्यवस्था ली है, हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, वो ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से? ब्रिटेन से। ब्रिटेन में ब्रिटेन की संसद में 2 सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड। नहीं आया समझ में? हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड। एक उनकी क्वीन होती है, रानी। वो चीज हमने कहां ली? ब्रिटेन में। वो चीज ब्रिटेन से कहां से ली? वो चीज ब्रिटेन से कहां ली? इंडिया में। हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह लोकसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड की तरह राज्यसभा। ये हाउस ऑफ कॉमन्स लोअर हाउस होता है, लोकसभा लोअर हाउस है, निम्न सदन। ये हाउस ऑफ लॉर्ड अपर हाउस, उच्च सदन, राज्यसभा उच्च सदन। तो राज्यसभा उच्च सदन होती है। क्यों? क्योंकि लोकसभा में जाने के लिए 25 आयु है, बेसिक चीज। राज्यसभा में जाने के लिए 30, तो 25 से ज्यादा 30 है ना, तो उच्च सदन। इतना याद रखें। यह संसद का स्थायी सदन होती है। राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, राष्ट्रपति कोई भंग नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। 2 साल बाद चुनाव होता रहता है, हर 3 में से 1 रिटायर होते हैं। यानी 3 है, 3 में से 1 रिटायर हो गया, हर 3 में से तो 2 बचे, फिर हर 3 में से 1 रिटायर हो गया, हर 3 में से 1 रिटायर हो गया। तो हर 3 में से 1 सदस्य रिटायर होता रहता है, 2-2 बचते रहते हैं। फिर उसके बाद अगले 3 में से ये वाला रिटायर होगा, फिर ये रिटायर होगा, तो 2-2 साल बाद रिटायर होते रहते हैं। तो राज्यसभा कभी भंग हो ही नहीं सकती है। लोकसभा का एक साथ कार्यकाल खत्म होता है, लोकसभा एक साथ भंग होती है। राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, क्यों? ये स्थायी सदन होता है, जो मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। राज्यसभा को राज्यों की परिषद कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां फंस जाओगे आप। राज्यसभा नहीं है, वो राज्यों की सभा है। राज्यों की विधानसभाओं से मिलकर बनी हुई है। जितने राज्यों में विधानसभा है, उत्तर प्रदेश विधानसभा, हरियाणा विधानसभा, कर्नाटक विधानसभा, पंजाब विधानसभा, सारी विधानसभाओं से मिलकर दिल्ली में एक राज्यसभा है। तो राज्यों की सभा है वो, इसीलिए उसे राज्यों की परिषद कहा जाता है। क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी जब देश के लिए सेंट्रल कानून बने, केंद्रीय कानून बने, 130 करोड़ लोगों के लिए जब संसद कानून बनाए, तो उसमें एक पार्टी का ही रिप्रेजेंटेशन ना हो, उसमें राज्यों का भी प्रतिनिधित्व हो। ऐसा ना हो लोकसभा में कहीं मोदी सरकार है तो पूरा बहुमत उनके पास है, तो वो कोई भी कानून बना सकते हैं। नहीं, राज्यों का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो जब देश के लिए कानून बने तो उसमें 130 करोड़ लोगों के लिए राज्य सरकारों का, राज्यों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसलिए इसको राज्यों की परिषद कहा गया है। यह संसद का द्विसदनीय होता है। द्विसदन मतलब दूसरा, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा से कम शक्तिशाली होती है। अरे भाई, लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है, राज्यसभा कम शक्तिशाली है। लोकसभा इज ग्रेटर देन राज्यसभा। क्योंकि कुछ विधेयक हम पढ़ाएंगे, जैसे धन विधेयक, वित्त विधेयक, कई सारे विधेयक, बजट लोकसभा से पास हो गए तो राज्यसभा उसे रोक नहीं सकती। वो राज्यसभा से ऑटोमेटिक पास हो जाएंगे। कुछ समय है, 14 दिन, अन्यथा वो ऑटोमेटिक पास हो जाएंगे। तो लोकसभा प्रथम सदन है, शक्तिशाली, राज्यसभा कम शक्तिशाली है। लोकसभा पॉपुलर हाउस है, लोकप्रिय सदन, चुनावों का हमें पता पड़ता है। और राज्यसभा अनपॉपुलर है, याद रखना। आइए राज्यसभा की सीटों का विवरण जानते हैं। अगर आप दिल्ली जाओगे और राज्यसभा में सीटें गिनोगे तो राज्यसभा में कुल 250 सीटें हैं। कितनी? 250 सीटें। सिंपल सा है, राज्यसभा में टोटल 250 सीटें हैं। अब भाई ये 250 कहां से भरेंगी? तो राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से तो भरेंगी। उत्तर प्रदेश से 31, राजस्थान से 10, यहां से इतनी, यहां से इतनी। तो ये सीटें फिक्स की गई हैं जनसंख्या के हिसाब से, राज्यों से इतनी और केंद्र शासित प्रदेशों से इतनी। तो 250 में राज्यों के लिए है 229 सीट,
और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है 9 सीट। याद रखना, बेसिक चीज है। 28 राज्यों के लिए 229, यहां से इतने जनसंख्या के हिसाब से, और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 9 सीट। और राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये निर्वाचित नहीं होते, विधायकों द्वारा। यानी राज्यसभा में सारे सदस्य विधायकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा में सारे सदस्य विधायकों द्वारा निर्वाचित होते हैं, याद रखना। यानी राज्यसभा के जो सांसद हैं वो विधायकों द्वारा निर्वाचित होते हैं, लेकिन 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य वह होते हैं जो किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट हों, जैसे खेल, कला, साहित्य, विज्ञान, ऐसे 6 क्षेत्र निर्धारित कर रखे हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर खेल में, उसको राज्यसभा में राष्ट्रपति ने मनोनीत किया, वो राज्यसभा का सांसद है, वो चुनाव हुआ नहीं है विधायकों द्वारा। दूसरा रेखा को कला में है। तो ऐसे ही राष्ट्रपति जो खेल, कला, विज्ञान, अंतरिक्ष, इनमें उत्कृष्ट होता है, उनमें से 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो अगर मैं यहां पूछूं कि राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सदस्य कितने हो सकते हैं, राज्यसभा में मैक्सिमम इलेक्टेड मेंबर कितने हो सकते हैं, तो बेटा इसका उत्तर है, आप देख लीजिए, राज्यसभा में 229 और 9 238। 238 सदस्य अधिकतम चुने जा सकते हैं, क्योंकि 12 तो मनोनीत है ना। तो अधिकतम कितने निर्वाचित हो सकते हैं? 238। भूल मत जाना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सीधा प्रश्न फंस जाएगा। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं, कितने सांसद निर्वाचित हो सकते हैं? 238, 229 और 9, 12 तो मनोनीत है, लेकिन निर्वाचित होते नहीं है। राज्यसभा में अगर मैं अब वर्तमान की बात करूं तो राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। टोटल सीट की बात की थी, सीट कितनी है? 250। 229 राज्यों के लिए, 9 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। तो अधिकतम कितने हो सकते हैं निर्वाचित? 238 हो सकते हैं अधिकतम, होते नहीं है। होने के लिए अगर बात करें तो 245 सदस्य हैं राज्यसभा में टोटल। कितने? 245। और कहां से? 229 राज्यों के प्रतिनिधियों के लिए हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हैं, जिसमें 3 दिल्ली की हैं, एक अलग अलग के हैं। ठीक है। तो वर्तमान में कितने निर्वाचित होते हैं? वर्तमान में होते हैं 233 निर्वाचित, और 12 तो मनोनीत होते हैं। तो लगा लीजिए, प्लस करोगे 245 आ जाएगा। 9 और 4 13 और 2 15। तो 245 वर्तमान में कुल सदस्य हैं। 5 सीट खाली रहती है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, क्योंकि वहां जनसंख्या नहीं थी तो उनके लिए सीट रिजर्व कर दी। तो 229 राज्यों के प्रतिनिधि, 4 केंद्र शासित प्रदेशों के, 12 मनोनीत। तो 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं वर्तमान में, 12 मनोनीत होते हैं। और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 238। तो अभी तक हमने पढ़ाया संसद की कार्यवाही, संसद के सत्र कैसे कैसे चलते हैं, क्या क्या होता है, और उसके बाद राज्यसभा के बारे में बेसिक जानकारी दी, और राज्यसभा की सीटें बताई कुल कितनी है, कैसे कैसे अधिकतम कितने चुने जा सकते हैं, और राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, कितने चुने जा सकते हैं, इसको मैंने आपको डिटेल में बताया। तो मुझे आशा है कि आपको सहज और सरलता के साथ समझ में आई होंगी। लाइक शेयर जरूर करते रहना। आज के लिए इतना ही। तो कल स्टार्ट करेंगे यहीं से, और बहुत इंपॉर्टेंट है कल का टॉपिक भी। तो किसी भी बच्चे को पूरा बैच चाहिए तो वो 799 में बैच परचेज कर सकता है शशांक IAS एप्लीकेशन से। शशांक सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, सुदीप सर साइंस पढ़ा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, अखंड भारत। धन्यवाद।